समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, बोनस की घोषणा हो गई है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है या सेना के जवान है और यदि वो रिटायर्ड होके आए तो किस अवधि तक किसको कितना बोनस मिलेगा, बड़ी बात। और मैं बात करूंगा केएसबी की साइट ओपन हो गई है। यदि आपने अपनी मैरिज डॉटर का ग्रांट 50,000 क्लेम करना है सिपाही से हवलदार तक, तो ये वीडियो आप जरूर देखें कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ये कहा गया है जिसका 180 दिन से ज्यादा हो गया यानी टाइम बार्ड हो गया, उसके लिए एक नया तरीका निकलेगा, जैसा कि लोग हमें कॉल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा क्रिकेट के ऊपर राजनीति। हाँ जी दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने सूर्य कुमार यादव का वीडियो आखिर क्यों जारी किया, यह आपको समझना होगा, क्योंकि यहां राजनीति कूटनीति सब हो रही है। यानी कि यह भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस हैंडल है वो सारी चीज को देखते हो, इसलिए सूर्य कुमार ने आर्मी के लिए पैसे दिए। आपको समझना होगा, इसके ऊपर बात करूंगा। और मैं बात करूंगा कि जनता अब जाग गई है। एक लेखपाल को गांव में गया था सर्वे करने के लिए और लोग इतने आग बबूला हो गए कि उसको पकड़ करके पानी में डुबोने के लिए कोशिश करने लगे। आप समझ सकते हो कि जनता अब ज्यादा सहन करेगी नहीं। अब दूसरा आपके साथ बात करूंगा कि कृषि मंत्री को फांसी और उसकी पूरी कुर्की यानी संपत्ति, चीन का मामला है। यहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, और इसी के ऊपर हमारे एक एडवोकेट कह रहे हैं क्या हिंदुस्तान में ऐसा कब होगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा, आप देखिए कि एक स्कूटी में 5 लोग सवार होकर जिंदगी के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं, तो ये भी आपको वीडियो देखना होगा। तो आइए दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा बोनस के ऊपर। अभी आप ये लेटर देख सकते हो, सीधा सीधा ये बोनस के ऊपर लेटर निकला है और जिसमें लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम। आप ये देख सकते हो आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली 29 यानी ये कल निकला है 2025, ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस यानी अडॉक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द ईयर 2024 और 25 के लिए ये लेटर निकला है। इसमें सारी कंडीशन दी हैं और नीचे आपके उमेश कुमार अग्रवाल डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन है। यानी ये घोषणा हो चुकी है। आखिर कितना बोनस मिलेगा, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दिवाली के मौके पर 2024 और 25 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी अडॉक बोनस देने की घोषणा, 30 दिन का ये बोनस आपको मिलेगा। और ये बोनस अर्धसैनिक बल है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है और दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो नॉन प्रोडक्टिविटी है उनको भी मिलेगा। केंद्र सरकार में अस्थायी कर्मचारियों को भी होगा उसमें फायदा, उनके अलग अलग कंडीशन है। यदि आप एडहॉक पे काम कर रहे हैं तो आपकी कंटिन्यूस आपकी 6 महीना सर्विस है तो आपको बोनस मिलेगा। और ये बोनस मिलेगा 6,908 रुपए। कितना? 6,908 रुपए बोनस मिलेगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। और ये दिवाली से पहले आपको बोनस मिल जाएगा। केंद्र सरकार के कौन कौन से लोग इसके पात्र होंगे? शर्त यह है यदि आप 31 मार्च 2025 तक सेवा में तो आपको बोनस मिल जाएगा। यदि आप उसके बाद रिटायर्ड हुए हो तो यानी अप्रैल में रिटायर्ड है, मई में, जून में, तो भी आपको रिटायरमेंट वालों को भी बोनस मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक आपने सेवा की है तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी बोनस मिलेगा। बाकी जो सर्विंग है उनको तो मेरे फौजी भाइयों को बोनस मिलेगा। अब इसमें कहा जाता है ये 30 दिन का बोनस है, लेकिन ये 6,907.89 रुपए होता है और इसको राउंड ऑफ करके 6,908, और ये लगभग आप समझ सकते हो 2016 से आपको ये बोनस मिल रहा है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी और जो रिटायर्ड यानी 31 मार्च 2025 के बाद हुए उन्हें भी बोनस मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, और आज आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी, एक बार जरूर करें चेक। और जिसकी पेंशन आज नहीं आती वो कल एक बार पीसीडी में बात करें, क्योंकि मैसेज आ गया था और 30 तारीख यानी 11 बजे से हर एक के अकाउंट में अलग अलग बैंकों से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा, एक बार आप कंफर्म करें। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा केएसबी की। हाँ जी दोस्तों, यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो साइट, और जिसमें 50,000 रुपए वाली बात है, और मैरिज डॉटर की। अब उसमें 2 कंडीशन हो गई। कुछ लोगों की बच्ची की शादी हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए और उसमें केएसबी की साइट काम नहीं कर रही थी। अब उनका अभी जो प्रेजेंट में सॉफ्टवेयर है इसमें उनके लिए संभावना है नहीं, लेकिन इसमें
अमेंडमेंट इसके लिए आएगी, इसके लिए कंप्लेंट डाल दी गई है। कल बहुत सारे लोगों के कॉल आए, तो जब इनमें जिस तरीके से उसका ऑप्शन आएगा 180 से दिन वाला, तो आप उसमें कर सकते हो और अपने जिला सैनिक बोर्ड के संपर्क में रहें। अभी आप देख सकते तो इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात की गई है, तो उन्होंने कहा है सबसे पहले हवलदार तक के लिए है, आपको डिस्चार्ज बुक, एक्सर्विसमैन का आई कार्ड, पीपीओ, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एज प्रूफ यानी बच्ची की एज प्रूफ जिसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, 10th की मार्कशीट हो सकती है, बशर्ते मैरिज सर्टिफिकेट या जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें जो बच्ची का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो डिटेल है वो आपके पीपीओ वाली डिटेल होनी चाहिए स्पेलिंग सहित, और सेल्फ डिक्लेरेशन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें चाहिए। और उसके बाद आप खुद करना चाहते हो या आप किसी साइबर कैफे से कराना चाहते हो या पहली बार कर रहे हो या आप पहले कर चुके हो, दो कंडीशन होती है। यानी पहली बार करोगे तो आपको खुद को रजिस्टर्ड उसमें करना होगा, उसके बाद इस पे लॉगिन करके इस साइट पे जा सकते हो। यदि आप पहली बार करके नहीं, आपने पहले कुछ क्लेम किए हैं स्कॉलरशिप वगैरह, तो आप सीधा लॉगिन करिए और इसमें जो जो चीजें आ रही हैं आप देख सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपकी इंडिविजुअल की डिटेल मांगी जा रही है और जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो आपको स्कैन करने होंगे और उसके बाद मेल आईडी करना होगा। इसके लिए सैनिक हेल्पलाइन का एक वीडियो है जिन्होंने अच्छे से समझाया, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूं ताकि यदि आप घर पे करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं नंदकिशोर कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। डेस्कटॉप के माध्यम से कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और फिर कैसे क्लेम को भरना है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। उससे पहले मैं एक आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको ये जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं डेस्कटॉप पे। तो हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे। अब मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि अगर किसी साहब ने पहले कभी सीए या पीएमएस का स्कॉलरशिप भरा है तो उन साहब लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन है, यहाँ पे लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी साहब ने कभी भी केएसबी पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है और आपको आगे दिखाते हैं। अब ये पार्ट्स खुल जाएगा तो यहाँ पे आप जो भी है, एक्स सर्विसमैन है या ऑर्फन चाइल्ड है या विडो है, जो भी है आप वहाँ अपना कैटेगरी सेलेक्ट करिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ सरनेम। यहाँ आपने अपना सर्विस नंबर डालना है। सर्विस नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने आई कार्ड पे यस करना है और यहाँ आई कार्ड नंबर डालना है। यहाँ आई कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप किससे संबंध रखते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिससे भी है आप वहाँ अपना आर्मी डालिए, जो भी है आपका। यहाँ पे आपका रैंक क्या है तो आप अपना रैंक भरिए। उसके बाद सोल्जर बोर्ड आपका कहाँ है, राज्य सैनिक बोर्ड। ये राज्य सैनिक बोर्ड तो स्टेट में ही होता है, तो यहाँ सब स्टेटों के नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जिला सैनिक बोर्ड कहाँ है, जहाँ पे भी आपका जिला सैनिक बोर्ड है वो आप जिला सैनिक बोर्ड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एक्स सर्विसमैन की डेट ऑफ बर्थ है। अगर कोई विडो पर्सन भर रहे हैं तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ इनरोलमेंट, कब आप भर्ती हुए थे। डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब आप रिटायर हुए थे। और यहाँ ऊपर भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई यहाँ विडो पर्सन भर रही हैं तो यहाँ पे वो अपना नाम भरेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का फिर नाम नहीं भरेंगे, आप अपना भरिएगा अगर विडो पर्सन भर रहे हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का बता रहा हूँ मैं। और अगर जो विडो को ही भर रहा है तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की कब डेथ हुई थी, कब एक्सपायर हुए थे, वो डेट यहाँ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अपने फादर का नाम लिखेंगे और जो विडो पर्सन है वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगी और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। ये आपका एड्रेस के लिए है, आप अपना एड्रेस यहाँ भरिए, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस भरने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, जो भी जैसा भी आपके पासबुक में है वैसा ही यहाँ लिखिएगा। उसके बाद बैंक आप सेलेक्ट करिएगा, बैंक ब्रांच कोड यहाँ पे डालिएगा।
यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ IFSC कोड और यहाँ उसका पूरा जो है कोड आ जाएगा। अब आपको पेंशनर है, आप नॉन पेंशनर है, अगर पेंशनर है तो पेंशनर पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ PPO नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ PPO नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ कैप्चा, और ये कैप्चा भर के सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास एक KSB से मेल चला जाएगा। आप अपना मेल खोलिए मोबाइल में, जो आपने मेल यहाँ पे लिखा हुआ है वो मेल मोबाइल में खोलिए। खोलने के बाद आपको वहाँ दिखाई देगा कि KSB से एक मेल आया है जिसमें आपको लिखा है एक्टिव अकाउंट, तो नीचे बहुत सारा नीले कलर से लिखा होता है, तो आपने जैसे ही उसको टच करेंगे, टच करने के बाद आपका जो है KSB का वेबसाइट खुल जाएगा। KSB के वेबसाइट खुलने के बाद फिर आप दोबारा मेल पे चले जाएंगे और मेल को रिफ्रेश करेंगे। जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर एक और मेल आ जाएगा, तो वो मेल पे आपका पहले मेल ID लिखा होगा, नीचे लिखा होगा क्रिएट पासवर्ड, तो आपने क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना है और अपना नया पासवर्ड बना के अपडेट कर लेना है। जैसे हम पासवर्ड बना के अपडेट करेंगे फिर हम करेंगे यहाँ पे लॉगिन। तो चलिए, हमने पहले से पासवर्ड बना रखा है तो हम करेंगे डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। आपका भी पासवर्ड बन चुका है, आप भी अपना लॉगिन करिए। यहाँ पे यूजर नेम में अपना ईमेल ID डाल लेंगे और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे। हमने मेल ID और पासवर्ड लिख लिया है, कैप्चा भर लिया, अब करेंगे लॉगिन। लॉगिन करते ही हमारे मेल ID पे एक OTP चला आएगा, आपके भी जाएगा। तो आप लोग अपना फिर से मेल खोलिए और OTP लिखिए। यहाँ पे हम OTP लिख के करेंगे वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो है खुल जाएगा। मैंने और भी KSB से काफ़ी ग्रांट लिए हुए हैं, इसलिए मेरा ये खुल गया है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया होगा तो आप लोगों का बस ये खाली रहेगा, ये यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम नए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा डॉटर मैरिज क्लेम का है। तो यहाँ पे डॉटर मैरिज क्लेम ये है, यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज एक खुल जाएगा। यहाँ डॉटर मैरिज क्लेम का पेज खुल गया है। अब यहाँ पे आपने जो है शादी कब हुई है वो शादी का डेट भरना है। जब भी आपकी शादी हुई है लड़की की, आपने डेट भरना है। जैसे भर के डेट भर के अप्लाई करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। ये हमारा नया पेज एक खुल गया है। यहाँ पे आपका जो भी नाम भरा रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने सर्विस नंबर डालना है। सर्विस नंबर भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपने भरना है। आधार नंबर नहीं आता है तो ज़्यादातर आधार नंबर आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपका अपना रैंक जो भी है आप अपना रैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट, डिस्चार्ज डेट, ये सब जो है ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आपका जो है कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, वो आपका डिस्चार्ज बुक में लिखा होगा, देख के भरिएगा। आपका रीजन जो किस लिए आप डिस्चार्ज हुए हैं, तो यहाँ पे इस टाइप के रीजन लिखे होंगे, आप अपना ढूंढ के लिखिएगा, डिस्चार्ज बुक में लिखा होता है। आपकी बेसिक पे कितनी है आपको पता ही होगा। आप एम्प्लॉय हैं दूसरे जगह, अदर जगह इनकम क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है, दोनों जगह पे। उसके बाद अपना यहाँ पे आपने जो है अपना फुल एड्रेस लिखना है। फुल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे जो है आपका बैंक डिटेल का रहेगा, तो यहाँ पे आपने ब्रांच कोड लिखना है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना, अपना अकाउंट नंबर डालना है, लड़की का या लड़की का नहीं डालना है। आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ IFSC कोड लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ डॉटर का नाम लिखना है। ये ध्यान रखिए, डॉटर का नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों डिस्चार्ज बुक में और मैरिज सर्टिफिकेट में मैच होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपने डिस्चार्ज बुक का पेज अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ एज प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट में मैरिज सर्टिफिकेट, ये है सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो है आप हमसे ले सकते हैं। आपको अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकते हैं। ये जो 4 नंबर है, उसके बाद बैंक की कॉपी आपको है ही, तो आप बैंक कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। PPO है आपके पास,
पीपीओ आप अपलोड कर देंगे, अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक बार डाटा फिर दोबारा रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अगर सही है तो सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपका डाटा जो है सोल्जर बोर्ड में, आपके डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में चला जाएगा। वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी लेके वहाँ जमा करना है और या इसका प्रिंट आउट लेके भी वहाँ जमा करना है। और अब मैं दूसरी बात करूंगा दोस्तों, यदि आप सड़क हादसे में घायल हैं और नशे में हैं तो आपको विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी। ये कोर्ट का सीधा ऑर्डर है, आप नोट कर लीजिए। यानी पंजाब हाई कोर्ट का एक फैसला जिसमें कहा गया एक अध जवान दारू पी करके गाड़ी चला रहा है और उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और उसका डिसेबिलिटी हो जाती है, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिलेगी। जवान ने कोर्ट को दी थी ये दलील। कोर्ट ने एक हवलदार कुलवंत की याचिका को खारिज कर दिया। कुलवंत ने बताया कि एएफटी के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल कुलवंत सिंह एक दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो गया था और मेडिकल रिपोर्ट में यानी उनको ड्रिंक किए हुए थे और इसलिए उन्हें विकलांगता पेंशन नहीं मिली। कोर्ट ने जवान के दावे को गलत और खारिज कर दिया। यदि दारू पियोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सीधा सीधा एक आदेश है, वो आपको समझना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सबके लिए। आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के एक सौरभ हैं एमएलए, उन्होंने ये दावा किया था, ये सूर्य कुमार यादव ने पहली या दूसरी जीत को डेडिकेटेड किया था इंडियन आर्मी के लिए। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो, वो सारा का सारा भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। फिर उन्होंने कहा था आपके अंदर दम है तो जो पैसा मिला है वो अपने आर्मी में जो शहीद हुए हैं फौजी उनको आप दीजिए। फाइनल में उन्होंने ये भी ऐड कर दिया। अब इसके बीच में लोग बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं कि देखा क्रिकेटरों का दिल कितना, ये दिल क्या है, अब दिल होता तो बाकी सभी कर सकते थे, इनको टारगेट किया गया तो इन्होंने कर दिया, बाकियों ने क्यों नहीं किया। मतलब इसके ऊपर भी छिपी हुई एक हिडन एजेंडा है, राजनीति है। और इसका जीत में क्या कहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे जब तक दबाव नहीं डालोगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये एक एमएलए ने चैलेंज किया, अब कहा जा रहा है कि इसका ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपना जो भी लाखों की फीस थी, करोड़ों की, वो शहीद सैनिकों को दे दिया। तो बाकी भी दे सकते थे, तो बाकियों के लिए फिर कहा जाएगा तो बाकी देंगे। लेकिन इसकी राजनीतिकरण बुरी तरीके से हो रहा है और क्रिकेट जिस तरीके से जो खेला गया है इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर कहा गया ना, चालू है या जारी है, तो उसकी झलक आपको देखने को मिली होगी। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। अगर करते तो एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताते, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एक बार भी ख्याल नहीं आया उन बेटियों का जिनका सिंदूर उजड़ गया पहलगाम में। एक बार ख्याल नहीं आया हिमांशी नरवाल का या ऐश्वर्या द्विवेदी का, जिसने हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि जिन लोगों के हाथ मेरे पति के खून से सने हैं उनके साथ क्रिकेट मत खेलिए। एक बार ख्याल नहीं आया 17 उन लोगों का जो पुंछ में शहीद हो गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल है। क्रिकेट सूझ रहा है आपको? शर्म आनी चाहिए। लानत है, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। और इस देश के प्रधानमंत्री, आपका ट्वीट पढ़कर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आपके अकाउंट से हो रहा है या एक ट्रोल अकाउंट कर रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आर्मी का कोई भी और ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा, आर्मी का जवान, आर्मी का सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश की सरहद की, इस देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा करता है। वो सर्वोच्च बलिदान देता है अपने पीछे, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाता है। और उन शूरवीरों की तुलना आप एक क्रिकेट मैच से कर रहे हैं जहां पर मोटा पैसा चलता है। असलियत यह है कि आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रईस बनाया। यही पैसा अब वो आतंकियों को देकर उनके घर बनवाएंगे और वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे। लानत है आप पर। और आप ट्वीट कर रहे हैं,
शर्म आनी चाहिए कि हमारे शौर्यवीरों की तुलना आप क्रिकेटर्स से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एक क्रिकेट टूर्नामेंट से कर रहे हैं। आप तो कहते थे खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन खून और क्रिकेट आपने खूब एक साथ चलवाया। मैं तो पूछना चाहती हूं आपसे, जिस पाकिस्तान से आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ क्लाइमेट समिट अटेंड करने के लिए आपने सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है? आपकी पाकिस्तान परस्ती सबको दिख रही है। आपको लगता है आपने लोगों की आंख में धूल झोंक दी, लेकिन लोग सब समझते हैं, लोग जानते हैं कि जिस आतंकी मुल्क की तरफ हमें मुड़कर देखना नहीं चाहिए, जिनको सबक सिखाना चाहिए, जिसके खिलाफ आपने सीज फायर कर दिया दबाव में आकर, उसके साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और हर वो व्यक्ति जो जश्न मना रहा है, हिंदुस्तान से प्यार करना सीखो। अगर हिंदुस्तान से प्यार करते तो इस क्रिकेट पर जश्न नहीं मनाते। यानी जो क्रिकेट जेंटलमैन खेल कहा जाता है उसकी शायद आपको दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो दोनों चीजों को आप समझ लीजिए, यहां कूटनीति और राजनीति ज्यादा है, खेल कम है। आपका कमेंट चाहिए मुझे इसके ऊपर, यदि आप निष्पक्ष भाव से एक फौजी के तरीके से कमेंट्स देना है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण इस तरीके से हो रहा है, इसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है और हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, घटिया स्तर बोलते हैं। तो अब मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एक हमारे वकील साहब है, उन्होंने कहा है देखिए चाइना के अंदर एक कृषि मंत्री ने रिश्वतखोरी और घोटाला किया और चाइना सरकार ने जब उसके ऊपर सिद्ध हो गया कि भाई इसने घोटाला किया है तो उसको फांसी की सजा और जितनी संपत्ति उसकी कुर्की करके गवर्नमेंट सीज कर लेगी। तो ये है चाइना। तो चाइना इसलिए बाकी चीजों में आ गई। तो हमारे को कब ऐसी सद्बुद्धि आएगी, हमारे यहां कब ऐसा कानून होगा जहां पर जो साइकिल पे चलने वाला बंदा हेलीकॉप्टर पे चल रहा है और कोई जांच नहीं होती, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि यही अब युवा फॉलो कर रहे हैं। हर युवा जाता है कि राजनीति जैसा बिजनेस कहीं नहीं है, या किसी धर्म के क्षेत्र में चले जाओ और राजनीति के क्षेत्र में चले जाओ, यही सब कुछ माल है और इसीलिए इसके पीछे भाग रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं लोग। और ये सारा कुछ आप राजनीतिज्ञों को देख रहे हो किस तरीके की बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर किस हद तक प्रहार करते हैं। उन्हें देश की परवाह नहीं है, सेना की परवाह नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। और इनको बहुत सारे घोटाले पकड़े जाते हैं लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। आज तक कोई भी राजनेता आपने देखा होगा जेल में गया होगा 2-4 महीने बाद वापस आ गया, उसके बाद फिर कुर्सी पे बैठ गया। तो ये जो सिस्टम है, इसलिए ये इस खबर को चलाना जरूरी है कि अब जागना होगा और इन्हें भी जगाना होगा। अब मैं बात करूंगा एक लेखपाल, आप समझते हो, लेखपाल, पटवारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और उनके गांव में जाते हैं और गांव में इन्होंने कुछ, समझते हो ये कैसा डिपार्टमेंट है, गांव वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं और खदेड़ते हैं, तालाब के अंदर ले जाते, बोला इसके अंदर इसी को तालाब में इसको नहला देते हैं अंदर ही। तो इस तरीके के लोग अब प्रतिरोध करने लगे हैं, यानी लोग समझने लगे हैं। उन्हें बरगलाना बंद करे, शायद नेता के लिए भी संदेश है। और यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिली तो आपको ईमानदारी से काम करना होगा। अब एक और ऐसे नमूने देखिए, एक छोटी सी स्कूटी है, 5 लोग बैठ के जा रहे हैं, 4 लोग तो बैठे हो, 5वें को लिटा लिया है, कंधे पे बैठे हैं। और ये मामला छत्तीसगढ़ बीजापुर का है। तो आप समझ सकते हो कि ये भी युवा है। अब इनको भी रील और रियल का कितना चस्का लगा है, रील का, और इसमें अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और हम चाहते हैं पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करे और इनको बिल्कुल पिछवाड़ा इनको सुझा दे ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले। धन्यवाद।